वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं इसी साल रिलीज हुई दसरा मूवी की शुरुआत में हम तेलंगाना राज्य के विरलापल्ली गांव को देखते हैं। एक्चुअली इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ लोग पानी से ज्यादा शराब पीते हैं। मतलब सुबह उठते ही शराब, दोपहर को शराब, रात को शराब, शराब ही शराब। मतलब ये समझो कि पानी नहीं मिला तो चलेगा लेकिन दारू चाहिए ही चाहिए। लेकिन तभी न्यूज आती है और कहानी में आता है ट्विस्ट, जब सरकार अचानक ये आदेश देती है कि इस गांव में पूरी तरीके से दारू पर बंदी लगाई जाती है और तुरंत ही इस गांव में दारू बैन। अब सोचिए, जिस गांव के लोग सिर्फ दारू के भरोसे जी रहे थे, तो दारू बंद हो जाए तो उनका क्या हाल होगा। इस वजह से गांव में एक तरीके से मातम सा छा जाता है, मानो कि गांव की रौनक की पूरी तरीके से गायब हो गई हो। इसके अगले सीन में हम इसी मूवी के मेन हीरो धरनी को देखते हैं, जो अभी 10 साल का है, जहां वो अपने जिगरी दोस्त सूरी के साथ रहता है। अब इस गांव में एक त्योहार चल रहा है, जहां धरनी एक लड़की पर लाइन मारने लगता है और लड़की का नाम है वेनेला। एक्चुअली वेनेला को धरनी बहुत पसंद करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सूरी वेनेला से प्यार करता है, तो फिर वो अपने दोस्त के खातिर प्यार की कुर्बानी दे देता है और वेनेला से दूर रहने लग जाता है। उसी दौरान गांव के सरपंच के पद का चुनाव होता है, जिसमें दो सौतेले भाई शिवन्ना और राजन्ना सरपंच की कुर्सी पर पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। और सौतेले भाई होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब चुनाव में अनाउंसमेंट होती है कि जो भी गांव का अगला सरपंच बनेगा, दारू का ठेका भी उसी को होगा। अब सरपंच का चुनाव होने के लिए कुछ वक्त बाकी है, तभी गांव वालों की दारू की लत को समझकर शिवन्ना पूरे गांव के मर्दों को लालच देकर दारू बांटता है और गलत तरीके से चुनाव भी जीत जाता है, जिससे राजन्ना को हार का सामना करना पड़ता है। और शिवन्ना को जिताने के पीछे एक्चुअली उसके बेटे नाम्बी का हाथ था, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स में काफी दिलचस्पी थी और वो बाजी पलटने में बिल्कुल माहिर था। इसके बाद हमें उस शराब के ठेके का सीन दिखा जाता है, जहां धरनी अपनी दादी के लिए शराब लेने आया है। जब वो दादी से कहता है कि आप शराब क्यों पीते हो, तो दादी कहती है कि बेटा, इससे तो मुझको हिम्मत मिलती है। तो भाई होना क्या था, अपनी दादी से मोटिवेशन लेकर धरनी भी बड़ा होकर शराब पीने लग जाता है और साथ में एक शातिर चोर भी बन जाता है, जो अपने नल्ले दोस्तों के साथ मिलकर कोयला चुराने लगता है, जिसका साथ सूरी भी दे रहा होता है, क्योंकि वो दोनों बचपन से लंगोटिया यार जो थे। खैर, अब चोरी करने की खुशी में ये दोनों करते हैं एक जबरदस्त डांस। इसके साथ साथ उस अड्डे के सारे शराबी झूमने लगते हैं। इसके बाद हम वेनेला को देखते हैं, जो काफी बड़ी और खूबसूरत हो चुकी है और वो एक पाठशाला में बच्चों को पढ़ाती है। अब इस नाच गाने के बीच पुलिस आकर उन्हें रोक लेती है, जहां शराब के नशे में धरनी पुलिस वाले के कान के नीचे बजा देता है, जिस वजह से उन सारों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद फिर उन सबको रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद हम वेनेला को देखते हैं, जो उसी की पाठशाला में रखे हुए अंडे चुराने लग जाती है। तभी वहाँ पर सूरी और धरनी पहुँचते हैं। इसके बाद सूरी वेनेला के साथ शरारत करने लग जाता है। अब इस तरह से दिन बीतता है और रात के समय हम शिवन्ना को उसके बेटे नाम्बी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां नाम्बी उसे बताता है कि इस बार का इलेक्शन हम ही जीतेंगे, क्योंकि इस बार भी हम लोगों को शराब का लालच देकर सभी को अपनी तरफ खींच लेंगे, जहां पर हमें क्रिकेट टूर्नामेंट रखेंगे, जिसमें जीतने वाले को हम शराब के ठेके का कैशियर बना देंगे, जिसको पाने के लिए तो लोग पागल ही हो जाएंगे। इधर वेनेला की माँ उसको डांटती है कि तुम सूरी और उसके दोस्तों के साथ रहना छोड़ दो, और ये भी बताती है कि कल लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। वेनेला ये सुनकर कहती है कि नहीं माँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सूरी से ही। और इतना कहकर वो आधी रात को सूरी के पास चली जाती है, जहाँ सूरी, धरनी और उसके दोस्त दारू पी रहे होते हैं। वेनेला वहां आकर सूरी को सारी बात बताती है कि कैसे उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कराना चाहते हैं। अब साइड में बैठा धरनी वेनेला को परेशान देखकर सीधे नशे में उठकर वेनेला की माँ से मिलने चला जाता है और उनसे बात करता है कि क्या बात है, अपनी बेटी को परेशान क्यों कर रहे हो। खैर, जहाँ उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी की शादी मैं किसी ऐसे अरे गहरे से नहीं कर सकती, क्योंकि सूरी के पास ना तो कोई काम है ना ही कोई धंधा। ये सुनते धरनी कहता है कि अरे रुको तो जरा, इस साल होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में हम ही जीतेंगे, जिससे सूरी को ठेके पर कैशियर की नौकरी मिल जाएगी। ये सुनते ही वेनेला की माँ से ज्यादा उसका बाप खुश हो जाता है, क्योंकि भाई अगर दामाद ही दारू का कैशियर वाला बन जाए तो इसमें बुढ़ाऊ का फायदा ही फायदा होगा। इसके बाद धरने की बातें सुनकर वेनेला की माँ भी मान जाती है। अब वो वेनेला और सूरी से कहता है कि कल के मैच में जीतने के बाद तुम दोनों की शादी धूमधाम से हो जाएगी, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह शिवन्ना का बेटा नाम्बी उसे अड्डे पर बुलाता है, जहां वो उसे कहता है कि कल की मैच में तुम्हें जानबूझकर हारना होगा, क्योंकि मैंने किसी पहचान वाले को कैशियर बनाने का डिसाइड किया है। और साथ ही साथ ये धमकी भी देता है कि अगर तुमने मैच में अच्छा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी के साथ फाइनली मैच शुरू होता है,
जहां धरनी डर के मारे जानबूझकर खराब फील्डिंग करने लगता है, जिस वजह से सामने वाली टीम उनके सामने एक बड़ा टारगेट दे देती है। लेकिन जब धरनी की टीम की बैटिंग आती है तो सारे जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन जब धरनी की बैटिंग करने का टाइम आता है तो वह अपने पैर में कुछ लगाकर ऐसा बहाना करता है जैसे कि कुछ दिक्कत आ गई हो, और फिर खेल खेलने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर वेनिला धरनी पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जब तुम्हें दम ही नहीं था तो नशे में जाकर मेरी माँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी। अब मेरी माँ किसी और से मेरी शादी करा देगी। वेनिला को परेशान देखकर धरनी से रहा नहीं जाता और वो बल्ला लेकर मैदान में चल पड़ता है। फिर क्या था, ये छक्का ये चौका, पूरे 200 के स्ट्राइक रेट से धरनी भाई मैच जीत जाता है और इससे नामी का पूरा प्लान फ्लॉप। अब फाइनली शिवन्ना सबसे पूछता है कि तुम सब में से कैशियर की नौकरी किसे चाहिए, तो सब मिलकर सूरी का नाम लेते हैं और फिर सूरी को 1 महीने के लिए दारू के ठेके का कैशियर बना दिया जाता है। अब धरनी रात के समय अकेले ही ट्रेन की पटरी के पास दारू के नशे में अपना गम मना रहा होता है, जहाँ उसका दोस्त आकर उसको संभालता है और कहता है कि तू वेनिला को अब तक नहीं भुला पाया ना। अब धरनी भी दारू के नशे में कबूल करता है कि हाँ, मुझे अपने से ज्यादा मेरे दोस्त सूरी की खुशी से मतलब है। अगले दिन सभी दारू के ठेके के बाहर दारू पीने आते हैं, जहां सूरी को कैशियर की नौकरी तो मिल जाती है, पर गांव में चल रही ऊंच नीच जाति के भेदभाव से उसे ठेके के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। दरअसल दारू के ठेके के अंदर सिर्फ ऊंची जात वालों की ही एंट्री होती है, बाकी नीची जात वाले लोग ठेके के बाहर ही बैठकर दारू पीते हैं और यही वहाँ का रूल था। लेकिन बस सूरी कैशियर के तौर पर अंदर जा सकता था। अब दारू लेने के लिए जब सूरी अंदर जाता है तो वहाँ के लोग उसको चिढ़ाते हैं कि तू तो बस नाम का कैशियर है और तेरे यहाँ बैठने की औकात नहीं। ये कहकर वे उसे गुस्सा दिलाते हैं और अंदर तो सूरी और बाकियों में झगड़ा भी शुरू हो जाता है। धरनी को जब ये सब बाहर से दिखता है तो वो सीधा उठकर ठेके की ओर चल पड़ता है। ठेके के अंदर पैर रखने से पहले एक बार सोचता है, लेकिन सूरी को बचाने के लिए वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है। और फिर क्या, जैसे कि दारू पीने के बाद सभी में पावर आ जाती है तो धरनी भाई साहब भी सभी की एक-एक करके पिटाई कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आकर धरनी और उसके सारे दोस्तों को पकड़ लेती है और सबको 3rd डिग्री टॉर्चर करती है। गाँव वाले काफी परेशान होते हैं और तभी उनमें से एक राजन्ना के पास जाकर इन सबको छुड़ाने की गुहार लगाता है। राजन्ना मतलब शिवन्ना का सौतेला भाई, जो शिवन्ना के कपट की वजह से चुनाव हार गया था। अब वो पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस को उन्हें छोड़ने का आदेश देता है और पुलिस वालों को धमकाता है कि अगर इन्हें नहीं छोड़ा तो मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दूंगा। फिर डर के मारे पुलिस वाले धरनी और उसके दोस्तों को छोड़ देता है। बाहर आने के बाद उस सारे लोग राजन्ना का शुक्र अदा करते हैं और सूरी राजन्ना के पास जाकर कहता है कि इस बार के चुनाव में आप खड़े होना, हम सब मिलकर आपको जिताएंगे पक्का। तब राजन्ना कहता है कि अबे मुझे हारने से डर नहीं लगता, अगर तुम सब कह रहे हो तो सभी गाँव वालों के लिए मैं एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब शिवन्ना की पार्टी की निशानी होती है अंगूठी, जो धरनी और उसके दोस्त उतार कर फेंक देते हैं और राजन्ना की पार्टी की निशानी के तौर पर कान में बाली पहन लेते हैं। अब बातचीत के दौरान राजन्ना सबको कहता है कि सब लोग दारू के लालच में आकर इस बार भी शिवन्ना को ही वोट देंगे। तब वेनिला उसको बताती है कि गांव में आदमियों में बराबर महिलाएं हैं जो वोट देने जाती नहीं है, अगर हम उन्हें कैसे भी वोट के लिए मना लेते हैं तो हम जीत सकते हैं। इसके बाद राजन्ना सभी औरतों को मीटिंग में बुलाता है और उन्हें वोट न देने की वजह पूछता है। इस पर सभी का कहना यह है कि वो दारू ले लेके परेशान हो चुके हैं, जिससे उनके घर के आदमी रात ही में घर में आते हैं और दिन भर उसी शराब के ठेके पे पड़े रहते हैं। अब राजन्ना महिलाओं की समस्या को समझकर कहता है कि अगर मैं जीता तो दारू के साथ साथ जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो भी बंद हो जाएगा और रात के समय दारू के ठेके बंद किए जाएंगे। इस वादे के साथ साथ सभी लोग उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं और फाइनली राजन्ना की भारी मतों से जीत होती है और वो गाँव का अगला सरपंच। अब अगले दिन वेनिला और सूरी की शादी धूमधाम से मनाई जाती है, जिससे सभी लोग खुशियां मनाते हैं। जहाँ धरनी अपने दोस्त की शादी में नाच गाना छोड़कर किसी कोने में जाकर बैठा हुआ है, जहाँ उसका दोस्त उसको आकर कहता है कि तुम अब भी वेनिला को चाहते हो क्या? तो धरनी उसको बताता है कि अब उसकी सूरी से शादी हो चुकी है और अब वो वेनिला के बारे में कभी नहीं सोचेगा और सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन तभी साइड में खड़ा सूरी ये सभी बातें सुन लेता है और ये देखने के बाद धरनी उससे नजर बचाकर दारू के ठेके पे चला जाता है। अब रात के वक्त जब दारू का ठेका बंद होने लगता है तभी सूरी वहाँ पहुँचता है। इसी बीच नामी के भेजे गए कुछ गुंडे वहाँ पर आते हैं और इन सभी को एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन सूरी धरनी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों यहाँ वहाँ छुपने लगते हैं। इसी बीच वो उनके दोस्तों को भी मार देते हैं। फिर मौके का फायदा उठाकर जब सूरी धरनी को साइकिल पर लेकर भागने लगता है तभी अचानक सूरी का सर धड़ से अलग हो जाता है। अब अपने दोस्त को मरते देख धरनी तो पागलों की तरह रोने लग जाता है और कैसे भी करके अपनी जान उन गुंडों से बचा लेता है। इसकी अगली सुबह फाइनली सूरी की बॉडी को उसके परिवार के बीच लाया जाता है, जहाँ सभी गाँव वाले दुखी होकर रोने लगते हैं। सूरी की मौत का बहुत बड़ा झटका वेनिला को लगता है और उसके परिवार वालों में मातम छा जाता है। अब अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, जहां गांव वाले इस हमले को नक्सली हमला करार देते हैं।
लेकिन धरनी के दोस्त कहते हैं कि ये किसी बाहर के लोगों का काम था, जिस पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए शिवन्ना का बेटा नाम्बी उनसे कहता है कि शराब के नशे में धरनी को क्या होता है, कुछ याद रहता है कि नहीं, और इसी वजह से उसके दोस्तों की जान चली गई और बेचारी वेनिला विधवा हो गई। अब ये सुनकर धरनी को बहुत बुरा लगता है और नाम्बी की ये बातें उसे बार बार सताने लग जाती है। इसके बाद उसको याद आता है कि उस खून खराबे के दिन उसकी तरफ एक चाकू फेंका गया था, वो पास के कुएं में गिरा हुआ है। जब वो उस चाकू को निकालता है तो उसे उस हथियार पर नाम्बी का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिससे उसे शक होता है कि ये गुंडे नाम्बी के ही भेजे गुंडे थे। इसके बाद वो गुस्से में शिवन्ना के घर जाकर उसे जोर जोर से आवाज देता है, लेकिन उस वक्त शिवन्ना घर पर नहीं होता। तब वो उसकी बीवी से कहता है कि मैं नाम्बी को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने मेरे दोस्त को मारा है। लेकिन यहाँ हमें रिवेंज की कुछ और ही कहानी देखने को मिलती है, जहाँ नाम्बी की पत्नी एक बड़ा खुलासा करती है, जहाँ वो बताती है कि सूरी को मारने की वजह चुनाव नहीं बल्कि वेनिला है। उसकी पत्नी धरनी से कहती है कि नाम्बी वेनिला के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक चला गया और हर वक्त उस पर गंदी नजर रखता था कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, वगैरह वगैरह। और जब हमारे बीच इंटीमेट सीन होते थे तब भी वो वेनिला को ही खिड़की से देखता रहता था, मतलब वो एक पूरा हवसी था। पर जब उसे पता चला कि सूरी से वेनिला की शादी होने वाली है तो फिर उसने सूरी को मारने का एक प्लान बनाया और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये सब सुनकर तो धरनी के होश उड़ जाते हैं। नाम्बी की पत्नी उसको बताती है कि नाम्बी आने वाले दशहरे को वेनिला को उठाकर ले जाने वाला है, इसीलिए अभी गुस्सा दिखाने से अच्छा है कि तुम पहले वेनिला को बचाओ और साबित कर दो कि तुम एक सच्चे मर्द हो। अब धरनी को पूरी बातों के पीछे की सच्चाई पता चल चुकी है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन धरनी अपने दोस्त सूर्य की कब्र पर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात नाम्बी से होती है। तब वो कहता है कि मुझे पता है तुम कल रात मेरे घर आए थे और मेरी पत्नी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। वो आगे कहता है कि कोई वेनिला को हाथ भी लगाए तो उसके हाथ पैर काट दूंगा मैं और उसके बदन को मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता। इसके बाद धरनी को याद आता है कि विधवा होने के बाद वेनिला का कोई सहारा नहीं बचा है, जिसके बाद वो वेनिला के घर पर पहुंचता है जहां उसे विधवा बनाया जा रहा होता है। इसी बीच धरनी को बस इस बात की चिंता सता रही है कि वो अब नाम्बी से वेनिला को कैसे बचाए। फिर वो सीधे वेनिला की तरफ बढ़ता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। इसको देखकर तो बाकी गांव वाले एकदम शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी हिम्मत धरनी की कैसे हुई कि ऊंची जाति वालों से शादी कर रहा है। तभी वेनिला की माँ कहती है कि विधवा बनने से तो अच्छा है कि वो सुहागन रहे। इसके बाद धरनी वेनिला को वहां से लेके चला जाता है। इधर नाम्बी को जब ये पता चलता है तो वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जब वो वेनिला के घर की ओर देखता है तो उसे वेनिला रोज की तरह दिखाई नहीं देती। तो वो उसकी पत्नी पर चिल्ला उठता है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ और अब तू देख कि दशहरे के दिन मैं धरनी को मार के वेनिला को कैसे हड़प लेता हूँ। इधर हम देखते हैं कि धरनी भी नाम्बी को मारने के लिए अलग अलग हथियार शहर से लेकर आता है और अपने घर में छुपा के रखता है। इसी वक्त वेनिला भी काफी सदमे में रहती है, ना तो घर से बाहर निकलती है ना किसी से बात करती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, वेनिला भी धीरे धीरे नॉर्मल होती जाती है। इसी बीच आंगनबाड़ी में भी बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। फिर धरनी उसे वापस बच्चों को पढ़ाने जाने के लिए कहता है तो वो मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो रास्ते पर एक आदमी उसको छेड़ता है और उसे काफी गंदे तरीके से बात करता है। जैसे ही वो उसको छूने वाला होता है तभी धरनी वहां आकर उसकी धुलाई करता है और धरनी को पता होता है कि ये पक्का नाम्बी का ही आदमी है और वो उसको मारते हुए दौड़ा दौड़ा कर नाम्बी के घर तक पहुंचा जाता है। फिर नाम्बी की तरफ देखकर गुस्से में कहता है अगर वेनिला को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो काट डालूंगा, जैसे मानो उस आदमी के बहाने वो नाम्बी को ही धमकी दे रहा हो। खैर यहाँ वेनिला जब नदी के किनारे बैठी होती है तभी धरनी उससे मिलने आता है। वेनिला कहती है कि किसने शादी करते वक्त मेरी मर्जी नहीं पूछी, बस मुझे खिलौने की तरह जब चाहा किसी के साथ भी बैठा दिया। तभी धरनी कहता है कि मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, और ये कहकर धरनी उठकर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक विधवा औरत आती है जो वेनिला से कहती है कि जब मैं विधवा हुई थी तो नाम्बी ने हवस के लिए मेरे शरीर का इस्तेमाल किया। वो आगे उसको हिम्मत देते हुए कहती है कि धरनी ने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, इससे गाँव में कोई भी आदमी तुम्हें बुरी नजर से नहीं देखेगा। ये सुनने के बाद वेनिला में भी थोड़ा थोड़ा प्यार आ जाता है और वो उसे एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करती है। धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकी आने लगती है। इधर धरनी के माँ को उसके छुपाए हुए हथियार मिलते हैं, जो देखकर वो धरनी पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त को खोने का दुख मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। वो सारे दोस्तों को डांट कर कहती है कि ये सारे हथियार कहीं दूर जाकर फेंक दो। इसके बाद धरनी भी उसकी बातें सुनकर गांव के किसी खुले मैदान में जाकर हथियारों को गाड़ देता है। लेकिन फिर से धरनी के दिमाग में बदले की आग जल रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि नाम्बी चुप नहीं बैठने वाला। अब एक दिन धरनी को शादी का इन्विटेशन आता है, जहां वो वेनिला को लेकर जाता है और नाच गाने के साथ खूब एंजॉय करता है। फिर वो वेनिला को देखता है तो वो काफी खुश लग रही है और ये देखकर उसे बचपन की याद आती है जब वो वेनिला को प्यार किया करता था।
फाइनली दशहरा का दिन आता है जहाँ नामी अपनी पत्नी को लेकर वेनेला के पास आता है और वेनेला को सारी हकीकत बताता है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे प्यार में कितना पागल हूँ और सूर्य को भी मैंने जान से मार दिया और धरनी को ये बात पता थी कि मैं तुम्हें उठाकर लेके जाऊंगा, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए धरनी ने तुमसे शादी कर ली। नामी की ये हकीकत जानकर पहले तो वेनेला को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उसे ये जानकर अच्छा भी लगता है कि धरनी उसकी कितनी फिक्र करता है। अब नामी उसको कहता है कि पहले मैं धरनी को मारूंगा और फिर तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। ये सुनकर वेनेला भी काफी डर जाती है और वो धरनी को ढूंढने निकल जाती है। फाइनली गांव में दशहरे की तैयारियां की जाती है जहां राजन्ना के साथ साथ शिवन्ना के भी सारे लोग गांव वालों के साथ मौजूद होते हैं। अब जैसे राजन्ना रावण जलाते हैं तभी वहां पर भीड़ जम जाती है और दूसरी तरफ वेनेला भी धरनी को उस भीड़ में ढूंढने लग जाती है। इसी बीच नामी के सारे गुंडे धरनी को घेर लेते हैं और उसको मारने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन बदले की आग में जल रहा धरनी उन्हें एक एक करके काट देता है, जहां हम धरनी का एक खतरनाक रूप देखते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इस बार धरनी दारू पिए बिना ही सभी को मार रहा था, एकदम खतरनाक स्टाइल में। और यहाँ हम देखते हैं इस मूवी का सबसे खतरनाक फाइट सीन। धरनी को अकेला देखकर उसके दोस्त भी उसकी लड़ाई में मदद करते हैं, लेकिन धोखे से नामी अपने आदमियों के जरिए उन पर हमला कर देता है, जिससे वो कमजोर होकर घायल हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले उनके गुंडे उनको मार दे तभी वहां पर आता है एक ट्विस्ट, जब धरनी उस जमीन में गड़े हुए हथियारों को लेकर सभी को एक एक करके मौत के घाट उतारने लगता है। इसके बाद उसके सारे दोस्त भी खड़े होकर सभी को मारने लगते हैं, पर इससे पहले धरनी नामी को मारने के लिए पहुंचता तभी वहां पर पुलिस आकर धरनी को गिरफ्तार कर लेती है। फिर इस वक्त धरनी पुलिस वालों से छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ते। लेकिन इससे पहले पुलिस उसको जेल में लेके जाती तभी मौके का फायदा उठाकर धरनी वहां से भाग जाता है और जहाँ पे रावण जल रहा होता है उसके पीछे कूदकर अपनी बनाई हुई तलवार के जरिए नामी का सर धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर गाँव वालों को काफी खुशी होती है, क्योंकि एक तरफ रावण का अंत हो चुका है और दूसरी तरफ नामी का भी खेल खत्म। और इस तरह इस कहानी का मेन विलन मारा जाता है, जिसे मारकर धरनी ने अपने दोस्त सूर्य का बदला पूरा किया। और अब कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां धरनी जेल से छूटकर वापस आ गया है, जहां सभी लोग खुशी से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन तभी वहां पर खड़ी एक औरत उसको बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद गांव की हालत और भी खराब हो गई और लोग पहले से भी ज्यादा शराब पीने लगे। इसके कारण हर घर में लोग मरने लगे, जो सिर्फ उस शराब के ठेके की वजह से हुआ। ये सुनते धरनी गुस्से में आकर उस शराब के ठेके पर पहुंच जाता है और वहां पर आग लगाकर उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है और गांव वालों से कहता है कि शराब की वजह से हमने अपने परिवार वाले खो दिए और उन्हें उनकी गलती का एहसास कराता है और इतना बोलकर वहां से चल देता है। तभी रास्ते में उसको वेनेला मिलती है, जो बहुत सालों बाद धरनी को देखकर काफी खुश होती है और उसको गले लगा लेती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी, मूवी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।